नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम CG प्री 2024 को टारगेट करके ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में फ्री क्रैश कोर्स करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक के HR पब्लिकेशन की बुक में हम क्या पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति। तो जनजाति का क्लासेस चल रहा है। अब साथ ही साथ जनजाति क्लासेस चल रहा है और वह जो है लगभग 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे। तो उसी के साथ साथ अब हम छत्तीसगढ़ GS पढ़ रहे हैं। अब हम दूसरा सबसे ज़्यादा वेटेज होता है CG GS के बाद इंडियन GS का। तो इंडियन GS के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वेटेज है भारतीय संविधान का। तो भारतीय संविधान जो है PSC प्री क्वालिफाई करने के लिए भारतीय संविधान के सिलेबस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो देखिए, अगर इसकी वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज जो है लगभग हर वर्ष यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एवरेज ये है 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी साल यहाँ से तो 18 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो अगर 2021 के पेपर को अगर उठा के देखेंगे तो वहाँ 18 क्वेश्चन भारतीय संविधान से आए हुए हैं। तो देखिए, ये जो है छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो हमारा PSC प्री क्लियर करके देगा। तो ये सब भारतीय संविधान को पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो देखिए, अब हम जो है इस सीरीज में अब भारतीय संविधान स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है उन टॉपिकों को भी पढ़ेंगे, पर वहाँ हम लोग जल्दी जल्दी से कम कंटेंट से पढ़ेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि अभी हम इसमें सिलेबस देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संवैधानिक विकास। तो ये संवैधानिक विकास आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। तो संवैधानिक विकास को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम भारतीय संविधान का सिलेबस को देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले संविधान का विकास, तो वही संवैधानिक विकास है, वही पढ़ना है। दूसरा, संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान को कहाँ कहाँ से लिया गया है। संविधान के भाग, संविधान की अनुसूची, उद्देशिका, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय विधायिका के अंतर्गत संसद पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। इसके बाद संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को पढ़ेंगे। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, राज्य के मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, साथ में केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, आपातकाल उपबंध, संविधान संशोधन, संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जैसे कि वित्त आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, ये सभी को इसके अंतर्गत पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय के अंतर्गत। और गैर संवैधानिक निकाय जो संविधान में नहीं दिए गए हैं उन सब निकायों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे डिवाइड करके हम भारतीय संविधान के सिलेबस को इस प्रकार डिवाइड किया जाता है और इसी के आधार पे हम पढ़ते जाएंगे एक एक पॉइंट को बारी बारी से। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान का विकास, इसे या फिर इसे कहा जाता है संवैधानिक विकास। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले संविधान क्या होता है उसे समझ लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जो है ज्ञान मीमांसा यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और आप इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर डल चुके हैं छत्तीसगढ़ भूगोल का और छत्तीसगढ़ की जनजाति का, उसे जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी हमारे साथ साथ करते जाइए। तो चलिए, सबसे पहले संविधान क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। तो सर्वोच्च विधि है संविधान, जिसके द्वारा उस देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान राज्य के मूलभूत आदर्शों एवं आकांक्षाओं के साथ साथ राज्य एवं नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक, तो यह संविधान का परिभाषा हो जाएगा। तो सर्वोच्च विधि संविधान कहलाता है। यह संपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित करता है और यह जो है राज्य के मूल आदर्श और आकांक्षाओं के साथ साथ राज्य का नागरिक के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है संविधान। तो देखिए, भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया है। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है संविधान के निर्माण में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब देखिए, चलिए, अब आज का जो मेन टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है भारतीय संविधान का विकास। तो देखिए, भारतीय संविधान का विकास, यहाँ संविधान का विकास सबसे पहले इंग्लैंड से हुआ है। तो इंग्लैंड
इंग्लैंड में ब्रिटिशों का सबसे पहले, भारत में जो है ब्रिटिशों का शासन रहा है, तो ब्रिटिशों के शासन के दौरान ही संविधान का विकास होना प्रारंभ हो गया है। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना सबसे पहले हुआ था इंग्लैंड के तत्कालिक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1599 को स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे इसका तिथि याद रखना है, इसका निर्माण कब हुआ था, 31 दिसंबर 1599 को। उस समय तत्कालीन महारानी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड की महारानी। इन्होंने जो है 15 वर्षों तक के व्यापार के लिए पूर्वी देश, तो पूर्वी देशों में हमारा भारत भी आता था, तो उसके साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार व प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर अनेक अधिनियम बनाए गए हैं। तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ही ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम हैं। इन्हीं अधिनियमों से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। तो चलिए, भारतीय संविधान का विकास को हम 2 चरणों में देखते हैं। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों को हम 2 चरणों में देखते हैं। तो पहला होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान पारित किए गए अधिनियम, और दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान पारित किए गए अधिनियम। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहे थे उस समय पारित किए गए अधिनियमों को अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद 1858 में जो 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित कर दिया जाता है भारत में। उस समय फिर उसके बाद जो अधिनियम पारित गए उन अधिनियमों को पढ़ेंगे। तो इन अधिनियमों से ही भारत के संवैधानिक विकास प्रारंभ हो चुका है। तो सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियमों, तो अब यहाँ जो अधिनियम है सबसे पहले उनका आपको नाम याद करना है। तो देखिए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो ईयर और इसका एक्ट का नाम याद रखना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773। दूसरा पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर संशोधन अधिनियम 1786, तो ये संशोधित अधिनियम भी था 1786 में। उसके बाद है चार्टर एक्ट, तो 4 चार्टर एक्ट आते हैं भारत में, 4 चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट यह 20-20 साल के अंतराल में आया हुआ है। देखिए, 20-20 साल के अंतराल में। तो रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होता है यहाँ नियंत्रण स्थापित करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद तय किया जाता है कि हर 20 वर्ष में एक चार्टर एक्ट लाया जाएगा। तो इसी के बाद से देखिए 73 में प्रारंभ हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, तो यहाँ ईयर को याद रखना है। तो 73 में प्रारंभ हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 20 वर्ष बाद 1793 में क्या आया है, चार्टर एक्ट प्रथम। फिर 1813 में चार्टर एक्ट द्वितीय, 1833 में चार्टर एक्ट तृतीय और 1853 में चार्टर एक्ट चतुर्थ। तो ये 4 चार्टर एक्ट आए हैं। 20-20 वर्ष का गैप है इसके बीच में, देख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा 20-20 वर्ष का गैप है। ठीक, तो ये सभी याद हो गए। अब देखिए, अब 2 आपको और याद रखना है यहाँ, पिट्स इंडिया एक्ट, तो यह 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। उसके 2 साल बाद आया है संशोधित अधिनियम। तो कुछ संशोधन के साथ एक अधिनियम लाया गया जो 1786 में आया था। तो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम है। अब दूसरा हम देखेंगे ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान। तो 1857 में क्रांति होती है भारत में, और उसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश ताज को सौंप दिया जाता है। तो ब्रिटिश ताज का शासन 1858 में स्थापित होता है। तो यहाँ से देखिए, 3 हमें भारत शासन अधिनियम पढ़ना है, 3 भारत शासन अधिनियम आएंगे इसके अंतर्गत, और 3 जो है भारतीय परिषद अधिनियम आएंगे। तो कौन कौन से हैं पहले देख लीजिए। सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम, क्योंकि अब ब्रिटिश को शासन करना है, ब्रिटिश ताज को, तो ताज को शासन करने के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता है। तो भारत शासन अधिनियम 1858, तो सबसे पहले जो आया वो भारत शासन अधिनियम है। उसके बाद 3 लगातार भारतीय परिषद अधिनियम आते हैं। तो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 3 आए, 1861 का, 1892 का और 1909 का। उसके बाद 2 हैं फिर से भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। फिर लास्ट आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके तहत जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन अधिनियमों को फिर से आप एक बार देख लीजिए। तो भारत शासन अधिनियम आपको 3 याद रखना है। 3, एक सबसे पहले आया था 1858 में, उसके बाद 3 शासन अधिनियम बाद में आए हैं, 1919 का और 1935 का, और 3 है भारतीय परिषद अधिनियम। तो भारतीय परिषद अधिनियम में 1861, 1892 और 1909, इन्हें याद रखना है। तो चलिए, अब हम इसी को सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन आए अधिनियमों को देखेंगे, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ करेंगे। तो
तो सबसे पहला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए चलिए अब देखते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट, इसे 1773 में लाया गया था। तो इस समय तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, इनके द्वारा एक गोपनीय समिति जिसे सीक्रेट कमेटी कहते हैं की अनुशंसा पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया। तो देखिए पूछा जाता है तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे रेगुलेटिंग एक्ट समय, तो लॉर्ड नॉर्थ लगाएंगे। और यह एक्ट किसके अनुशंसा पे आया गया था, तो गोपनीय समिति, सीक्रेट समिति, या कहीं कहीं यह गुप्त समिति भी लिखा रहेगा। तो ये इनकी अनुशंसा पे लाया गया था। अब देखिए अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे उसे देखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, तो बंगाल का पहले गवर्नर नाम था, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो सबसे पहले यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां शासन इनका स्थापित था, कौन कौन से 3 थे, एक हो गया यहाँ बंबई, दूसरा यहाँ पास था मद्रास, और तीसरा कौन सा था, बंगाल। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्षेत्र था बंगाल और सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र था बंगाल। तो वहां के बंगाल के गवर्नर, तो सभी जगह एक एक गवर्नर नियुक्त किए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। फिर वही बंगाल के गवर्नर को उनका नाम परिवर्तित करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इनके अधिकार को भी विस्तार किया गया, इनके नाम में परिवर्तन हुआ तो इनके अधिकारों में भी विस्तार हुआ। तो इनके अधिकार में क्या विस्तार किए गए, इन्हें मद्रास और बंबई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। तो दोनों गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन कार्य करेंगे। तो मतलब मद्रास और बंबई के गवर्नरों का शक्ति कम हो गया और बंगाल के गवर्नर का शक्ति बढ़ गया। इस कारण इनका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। ठीक, याद रहेगा। अब देखिए तो अब पूछा जाता है सबसे पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाएगा। तो पहले गवर्नर जनरल थे इस शक्ति को प्राप्त करने वाले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो यह भी कह सकते हैं कि ये जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। इस कारण उन्हीं को प्रमोट करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, तो याद रहेगा ये। और देखिए इन गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी सदस्य परिषद बनाया गया। तो 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया, जिनमें कौन कौन शामिल थे, देखिए फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। तो ये 4 सदस्य शामिल थे गवर्नर के कार्यकारी परिषद में। तो इनका नाम याद रखना है, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बारवेल। इनकी नियुक्ति किया गया था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। तो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए इन सदस्यों को रखा गया था। अब देखिए अब ये हो गया मेन जो एक ही से रिलेटेड था भारत के गवर्नर जनरल से। नाम याद रखना है, इनके कार्यकारी 4 परिषद में 4 सदस्य थे, उन चारों का नाम याद रखना है। अब देखिए इसके तहत दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, उपहार लेने तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला एक्ट कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट को। तो इसी सब प्रतिबंधों की वजह से ही इसका नाम जो है रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया है। रेगुलेटिंग का अर्थ ही होता है नियामक। रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है, नियामक। तो नियामक मतलब कंट्रोल करना। तो ये कंट्रोल करने के लिए ही लगाया गया है। तो ये निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कर्मचारियों के। अब देखिए अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसके अंतर्गत, तो इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किए गए थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसके तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में अगले वर्ष 1774 में किया गया। ठीक, तो ये जो है ये भी तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिए अब 1+3 थे यहाँ के जो है न्यायाधीशों की संख्या। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। तो सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 अन्य न्यायाधीशों में थे चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। तो इनका नाम भी याद रखना है, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए इसके बाद जो है 1773 के बाद सीधा पिट्स इंडिया एक्ट नहीं आता है। इससे पहले एक और भी एक्ट आता है 1781 में। तो ये परंतु ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1781 में आते हैं एक्ट, इसका नाम था बंदोबस्त एक्ट। बंदोबस्त एक्ट। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कुछ कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया था। तो इस कारण इसे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक, फिर अगला चलिए पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट।
यह आया था 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम का शीर्षक था, अब देखिए इस पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स होने का इसके पीछे का नाम क्या था, इस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री पिट्स द्वारा इस एक्ट को लाया गया था, इस कारण उन्हीं के नाम पे इसे पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। तो इसी अधिनियम के अंतर्गत जो भारत में कंपनी के अधीन जितने भी ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र थे उन सबको क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। तो जितने भी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उन सभी को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह कंपनी नियंत्रित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो यह अर्थात भारत का जो क्षेत्र है ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाने लगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अब इसमें जो है ब्रिटिश ताज का स्वामित्व दिखाई दे रहा है, इस कारण इसे ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज कहा जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट को। तो इसको याद रखना है आपको। अब देखिए, अब इस एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है, जो दूसरा पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसके अंतर्गत कंपनी की व्यापारिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को पृथक कर दिया गया। तो व्यापारिक गतिविधि और राजनीतिक गतिविधि पृथक कर दिया गया। तो देखिए, व्यापारिक विधि के लिए पहले से ही वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे पहले से। अब राजनीतिक गतिविधियों को अलग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकार से एक नया बोर्ड का गठन किया गया। तो राजनीतिक गतिविधियों को संभालने के लिए, देखने के लिए इंग्लैंड में एक नियंत्रक मंडल, इसे क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ये इसमें दोनों को, राजनीतिक मामले और व्यापारिक गतिविधि दोनों को अलग किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल के अधिकार को सीमित भी किया गया था कि नियंत्रण मंडल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय राजाओं के साथ युद्ध व संधि करने की अनुमति नहीं थी। तो गवर्नर जनरल के अधिकार को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। तो ठीक, तो बिना अनुमति के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बिना अनुमति के किसी राजा के साथ युद्ध नहीं कर सकता और ना ही कोई संधि कर सकता है। ठीक, तो इसी पिट्स इंडिया एक्ट के ये लास्ट वाला जो तीसरा प्रावधान है, इसी के कारण ही फिर अगला प्रावधान आता है, अगला अधिनियम आता है 1786 का जो अधिनियम है। तो 1786 का अधिनियम, तो यहाँ गवर्नर के अधिकारों को सीमित किया गया था, उसी के कारण तो इस समय गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं 1786 के समय कॉर्नवालिस को गवर्नर नियुक्त करते हैं। तो कॉर्नवालिस द्वारा अपने गवर्नर के पद को संभालने हेतु उनके द्वारा 2 शर्तें रखे जाते हैं। तो उन्हीं 2 शर्तों को एक अधिनियम के माध्यम से लाया गया 1786 में। तो कॉर्नवालिस की शर्त ही है ये अधिनियम। तो उनके द्वारा क्या शर्त रखा गया था कि उन्हें जो है, देखिए, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इनके परिषद द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसके लिए गवर्नर अपने अंदर वीटो पावर ले लेते हैं। तो अगर जब तक कि गवर्नर की अनुमति नहीं मिलता कोई भी निर्णय जो है लागू नहीं होगा, तो उसके लिए एक वीटो पावर दिया जा सकता है गवर्नर को। तो इसे कह सकते हैं कि गवर्नर का वीटो पावर यहां से प्राप्त हो रहा है। फिर दूसरा शर्त था, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। तो यह सर्व प्रधान सेनापति, अर्थात अब ये युद्ध भी कर सकते हैं। तो जो ऊपर पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत अधिकार को सीमित किया गया था उस अधिकार को रद्द किया गया। अब ये सर्वोच्च सेनापति भी हो गए गवर्नर जनरल, तो ये युद्ध भी कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं। तो ये दोनों अधिकार प्राप्त करने वाले पहले गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तों के कारण ही 1786 का अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, अब देखिए, अब चार्टर एक्ट आएगा। तो 4 चार्टर एक्ट आते हैं, उसमें से प्रथम चार्टर एक्ट है 1793 का। तो चार्टर एक्ट 1793, तो इसमें जो है 2 चीजें बस याद रखना है आपको। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो चार्टर एक्ट के माध्यम से 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो यहां से इसका पहला क्या हो गया, 20 वर्ष के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया। अब अगला है, नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कहां से कार्य कर रहे थे, ब्रिटिश से कार्य कर रहे थे, इंग्लैंड से ही, उनका भी अब वेतन किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से उनका वेतन दिया जाएगा। तो यह भी दूसरा प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1793 के दौरान। अब चलिए अगला देखेंगे, चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 ये दूसरा चार्टर एक्ट है। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले कंपनी के पास एकाधिकार था कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी जो है यहाँ आके व्यापार नहीं कर सकता, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ व्यापार कर सकता है। इस एकाधिकार को 1813 के तहत, अधिनियम एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया।
परंतु चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का अभी भी एकाधिकार बना रहा। तो कंपनी सिर्फ चाय के व्यापार और चीन के व्यापार के साथ बस एकाधिकार बना रहा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। बाकी सभी व्यापारों में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ प्रश्न अगर पूछा जाए कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, और पूर्ण तरह से समाप्त किया जाए पूछा जाए तो अगले चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक, तो यहाँ समाप्त किया गया है व्यापार का, चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार अभी भी एकाधिकार है कंपनी का। अगला देखिए, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली बार 1,00,000 रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। तो इस समय शिक्षा के प्रसार के लिए भी भारत में 1,00,000 रुपए की वार्षिक धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला है, भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ ही ब्रिटिशों को भारत में बसने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति भी मिल गई और ब्रिटिशों को यहाँ बसने का अधिकार भी प्रदान किया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण है प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 का। तो आपको याद रहेगा ये सब। अब चलिए अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला क्या रहेगा, एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब इसका नाम परिवर्तन करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। तो सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और इसे अन्य शब्दों में कहें तो भारत का बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। ठीक, देखिए इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र की शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया गया है। तो केंद्र की शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया है। इस अधिनियम के दौरान कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार, अब देखिए सभी व्यापारिक अधिकार पूछा जाए तो 1833 का चार्टर अधिनियम आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है पहले चाय व चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था। तो चाय और चीन के साथ कंपनी का एकाधिकार था, उसे भी अब समाप्त कर दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान। इस अधिनियम के तहत विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है। तो देखिए अब जो है कार्यकारी परिषद थे, गवर्नर के कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। अब उसमें एक और सदस्य का ऐड किया जाता है इसमें, और उस सदस्य को विधि सदस्य के रूप में नाम दिया जाता है। अब यहाँ कार्यकारी परिषद की संख्या 5 हो गए, तो सदस्यों की संख्या 5 सदस्य हो गए गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद, और उसमें 5वां सदस्य थे विधि सदस्य। और इसी समय विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था प्रथम विधि सदस्य के रूप में, और लॉर्ड मैकाले द्वारा फिर विधि आयोग का गठन किया जाता है इस अधिनियम के तहत। तो विधि आयोग सर्वप्रथम 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गठन किया जाता है, और प्रथम विधि आयोग के गठन वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया जाता था। तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, और इन्हीं को जो है 5वां सदस्य, कार्यकारी परिषद के 5वें सदस्य के रूप में विधि सदस्य की मान्यता भी प्रदान किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले 5वें सदस्य थे गवर्नर जनरल के परिषद के। ठीक, तो देखिए 1833 में अधिनियम आया है, 1834 में विधि आयोग का गठन हुआ है, आपको इसको याद रखना है। तो ठीक, इसके अलावा और क्या क्या प्रावधान थे इसमें, इस एक्ट में भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाए गए। तो अब यहाँ भेदभाव को समाप्त करने के लिए अब जो सरकारी नौकरियों में नियुक्ति है उससे संबंधित मापदंड अपनाए गए। इस चार्टर एक्ट के धारा 87, तो ये धारा 87 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 के चार्टर एक्ट का धारा 87, इसके तहत क्या कहा गया है, कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। तो भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है इसमें। तो धारा 87 में धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ठीक, इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। तो देखिए दास प्रथा को समाप्त करने वाला भी एक्ट यही है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसे विधि के विरुद्ध घोषित किया गया था दास प्रथा को। फिर अंततः 1843 में लॉर्ड एलनब्रो के काल में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है, दास प्रथा कब समाप्त हुआ, 1843 में लॉर्ड एलनब्रो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा समाप्त किया गया दास प्रथा। ठीक, तो इतना हो गया 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के बाद।
अब अगला आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो 1853 का चार्टर एक्ट क्या है? यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम है। तो ये अंतिम चार्टर अधिनियम है। इसके माध्यम से भारत के लिए विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो विधि के निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना किया जाता है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन का प्रावधान किया गया। तो अब यहाँ खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन का प्रावधान किया जाता है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तो अगर पूछा जाए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किस एक्ट के तहत किया जाएगा? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो देखिए यहाँ भी केंद्रीकरण भी दिखाई देता है। तो केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान, तो यहाँ स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया है। चलिए, तो ये रहा 1853 तक के चार्टर एक्ट। अब इसके बाद जो है सन 1857 में क्या होता है? भारत में एक क्रांति होता है। स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति 1857 को कहा जाता है। 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बाद कंपनियों से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और सारे अधिकार जो है ब्रिटिश ताज के ऊपर दे दिए जाते हैं, ब्रिटिश ताज को। तो अब जो अधिनियम आएंगे वो ब्रिटिश ताज के लिए जो है अधिनियम लाए जाएंगे। तो ये ब्रिटिश ताज के शासनकाल में आए हुए अधिनियमों को एक बार और पढ़ लीजिए। सबसे पहले 1858 में आएंगे भारत शासन अधिनियम। 3 भारत शासन अधिनियम आते हैं 1858 में, 1909 में, 1935 में। और 3 भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद 1861, 1892 और 1909। और लास्ट आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन सभी को पढ़ेंगे अब हम आगे। तो चलिए, सबसे पहले हम भारत शासन अधिनियम 1858 को देखते हैं। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इसके अंतर्गत भारत शासन प्रत्यक्ष रूप से अब महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो महारानी विक्टोरिया ही तत्कालीन ब्रिटिश ताज की महारानी थी, तो उनके अधीन कर दिया गया। और अब गवर्नर जनरल का जो पद था, भारत का गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय, भारत के वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। भारत के वायसराय हो गया भारत के गवर्नर जनरल। ठीक, अब कौन है पहले वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय है। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से 62 के मध्य था। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य और इनके जगह में भारत के राज्य सचिव के नए पद का सृजन किया गया। देखिए, भारत के राज्य सचिव का पद भी 1858 के अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है और इनके लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया है तथा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो भारत के राज्य सचिव का सहायता करेंगे। ठीक, तो इन दोनों को रखना है आपको याद। अब देखिए, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया तथा विलय व विस्तार की नीति का त्याग कर दिया गया। तो यहाँ द्वैध शासन को समाप्त करते हैं और विलय और विस्तार की जो नीति थी, दूसरों राज्य को अपने में मिला लेते थे और अपने ब्रिटिश कंपनी जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे। तो इस सब नीति को त्याग कर दिया गया भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत इस शासन में भारतीयों को भागीदारी बनाने का प्रयास किया गया। तो इस शासन में भारतीयों को भागीदारी बनाने का प्रयास ऐसे प्रथम सदस्य से बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा दिनकर राव। तो भारतीयों को जो है अब प्रशासन में भाग लेने के लिए उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया और वायसराय की परिषद में 3 सदस्यों को भागीदार किया जाता है। तो 3 सदस्य कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा दिनकर राव। इन तीनों को जो है गवर्नर मतलब वायसराय के परिषद में इनको स्थान दिया जाता है। अब अगला देखिए, लॉर्ड कैनिंग के विभागीय प्रणाली। तो लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली अर्थात पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। तो पोर्टफोलियो सिस्टम अर्थात विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था 1861 के दौरान ही। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। तो इसी अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया और इसी में ही बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार पुनः प्रदान कर दिया गया। तो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों से जो अधिकार छीने गए थे, उन अधिकारों को वापस कर दिया जाता है और इन्हें फिर से कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है और जो अध्यादेश का अधिकार है वो इनको भी प्रदान किया जाता है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। अगला है बंगाल
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, तो ये 3 नए विधान परिषदों का गठन होता है। तो बंगाल में विधान परिषद 1861 में बनता है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब प्रांत में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। ठीक, तो यहाँ विधान परिषदों का गठन भी होता है। अब आगे देखिए, इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। ये दूसरा परिषद अधिनियम है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो दोनों प्रांतों में, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का तथा मत देने का अधिकार नहीं था। देखिए, भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट के बहस में भाग लेने और उसने 6 दिन पूर्व के नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो ये भी केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को कुछ तो अधिकार दिया गया है। भाई थोड़ा सा पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, पर प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के भारत परिषद अधिनियम में दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ यहीं से माना जाता है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से निर्वाचन पद्धति का आरंभ। अगला चलिए, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 के परिषद अधिनियम में, इस अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के भारत सचिव थे और मिंटो जो है भारत के वायसराय थे, इसलिए इन दोनों के नाम पे इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में के साथ साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो इस अधिनियम में पहली बार भारत के वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ काउंसिल में सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो पहले सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद, तो कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। देखिए, तो इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको वायसराय के कार्यपालिका की परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने गए। और इन्हें कौन से सदस्य बनाए जाते हैं? विधि सदस्य बनाए जाते हैं। जो 5वां विधि सदस्य का पद आया था पिट्स, उसी के तहत जो है इन्हें विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को स्थान दिया जाता है। और दूसरा देखिए, सैयद हुसैन बिलग्रामी भारत सचिव परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए। तो ये है सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन दोनों का नाम याद रखना है आपको। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये वायसराय की कार्यपालिका परिषद में थे, और सैयद हुसैन बिलग्रामी ये जो है भारत सचिव की परिषद में भारतीय सदस्य, प्रथम भारतीय सदस्य है सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो इन फैक्टों को आपको याद रखना है, इन फैक्टों से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस अधिनियम में और क्या क्या विशेषता है? तो इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही, 1919 के अधिनियम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है 1909 में। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होते हैं? अगर कोई उम्मीदवार मुस्लिम वर्ग का उम्मीदवार खड़ा है तो सिर्फ उसे मुस्लिम वर्ग के मतदाता ही उसे वोट देंगे। तो यह जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। तो यह मुस्लिमों को प्रदान किया गया था 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में। देखिए, लॉर्ड मिंटो को इसी कारण सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ लॉर्ड मिंटो इस वायसराय थे इस समय, तो इस कारण इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसी अधिनियम में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। जो पिछले अधिनियम में पूरक प्रश्न पूछने का अधिनियम नहीं था, वो 1909 के परिषद अधिनियम में प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया था। तो देखिए, इसमें ही प्रेसिडेंसी ऑफ कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। मतलब वो अपना प्रतिनिधित्व ला सकते हैं जो है परिषद में। ठीक, अब चलिए अगला देखेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1919। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 19। तो सबसे बड़ा अधिनियम तो कहा जाता है 1935 के अधिनियम को। उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 19 जो है दूसरा बड़ा अधिनियम है।
तो देखिए 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पे इसे रखा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद उच्च सदन एवं विधान परिषद निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। तो जो पहले केंद्र में विधायिका स्थापित थी, केंद्रीय विधान परिषद था, तो अभी तक केंद्रीय विधान परिषद कर रहे थे। तो केंद्रीय विधान परिषद को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा विधान परिषद। तो यह जब जो हमारे संसद का लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी प्रकार वहाँ केंद्रीय विधान परिषद था, उसे राज्य परिषद और विधान परिषद में बांट दिया जाता है। तो यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत इसी से माना जाता है, 1919 के भारत अधिनियम से। तो यह किसमें लाया गया था? केंद्रीय द्विसदनात्मक विधायिका विधानमंडल में। इस एक्ट की मुख्य विशेषता थी प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित करना। तो यहाँ प्रांत में द्वैत शासन स्थापित किया गया है। तो देखिए प्रांत में द्वैत शासन 1919 में स्थापित किया जाता है, फिर 1935 में इसे समाप्त करके केंद्रों में द्वैत शासन स्थापित किया जाएगा। तो ये प्रांत के लिए है। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया था। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया था। तो सबसे पहले केंद्रीय और प्रांतीय विषय को पृथक किया गया, फिर प्रांतीय विषय को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला होता है आरक्षित विषय और दूसरा होता है हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में क्या क्या शामिल थे? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये सब आरक्षित विषय थे। हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ये सब हस्तांतरित विषय थे। अब देखिए इसमें जो है कानून बनाने का अधिकार किन्हें था? तो आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से किया जाता था। तो मुख्य रूप से जितने भी आरक्षित विषय थे उन पे गवर्नर जनरल का अधिकार था, जो अपने परिषद के सदस्यों की सलाह से करते थे। और वही हस्तांतरित विषय की बात करें तो इसमें भी गवर्नर जनरल का निर्णय अंतिम होता था। इसमें भारतीय तो जो मंत्रिमंडल थे उनकी सलाह से किया जाता था हस्तांतरित विषय पर चर्चा। ठीक, तो हस्तांतरित विषय में छोटे छोटे विषय थे, जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। वही जो महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा जरूरी विषय थे वो सबको आरक्षित विषय में शामिल किया गया था, जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये सबको। देखिए भारत सचिव के व्यय ब्रिटिश संसद पर भारित किए गए। अब यहाँ से देखिए, अब ये फिर से एक नया चीज आ गया कि अब भारत सचिव का भी वेतन किनके माध्यम से दिया जाएगा? ब्रिटिश संसद पर भारित किए गए थे। तो भारत सचिव का व्यय ब्रिटिश संसद पर भारित किए गए। ब्रिटिश देंगे भारत सचिव का वेतन। अगला है, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन प्रारंभ किया गया। अब जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन सिर्फ मुस्लिमों को दिया गया था, अब वह जो है सिखों को भी दिया गया, ईसाइयों को भी दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दिया गया और यूरोपियों को दिया गया। तो उसका विस्तार किया है, मान सकते हैं हम सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया है इस अधिनियम के तहत। इसके तहत भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार 1919 के अधिनियम में दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया। तो देखिए लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान 1919 के अधिनियम में किया गया। और इसी के तहत देखिए 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में होता है 1919 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। तो केंद्रीय बजट और राज्य के बजट पृथक हो गए थे। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार भी दिया गया। ठीक, तो बजट के संबंध में भी यहाँ प्रावधान लाए गए थे। अब इसके अंतर्गत एक अवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसका कार्य अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों बाद, 10 वर्ष अर्थात 19 में लागू किया गया है, तो 1929 तक की जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसी उद्देश्य के लिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। तो साइमन कमीशन 1929 तक उनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने रहता है। तो 1927-28 में उनका गठन होता है। 28 में साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक, तो ये है साइमन कमीशन का गठन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। प्रावधान पहले से कर दिया गया था, बाद में 1927 में उसका गठन होता है और 28 में जो है भारत आता है साइमन कमीशन। अब चलिए अब देखेंगे हम भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो यह भारतीय शासन अधिनियम सबसे बड़ा
अधिनियम माना जाता है, संवैधानिक दस्तावेज माना जाता है। तो देखिए, यह ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित भारत के लिए सबसे बड़ा संवैधानिक दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। तो इसका आकार देख के आपको पता चल रहा है कितना बड़ा था ये। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना के बाद कहा गया था, परंतु रियासतों के विरोध के कारण इसका गठन नहीं हो सका था। तो यहाँ अखिल भारतीय संघ की स्थापना का बात किया गया था 1935 के अधिनियम में। केंद्र एवं राज्यों के बीच केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के रूप में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है और अवशिष्ट शक्तियों को वायसराय को प्रदान किया गया। ठीक, तो अब जो सूची पढ़ते हैं हम कौन से में है, 7वीं अनुसूची में हम सूची जो पढ़ते हैं केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, उन सूचियों का प्रावधान इसी अधिनियम के से लिया गया है। ठीक, तो ये है। और अगला है, राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया जबकि केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया। तो इसमें हम पहले भी चर्चा किए हैं। तो जो प्रांतों में द्वैत शासन है उसको समाप्त करके केंद्रों में द्वैत शासन को स्थापित कर दिया जाता है। अगला है, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया। तो भारत से अलग हो गया बर्मा, अब नया म्यांमार बर्मा देश बनता है, तो इससे अलग कर दिया गया तथा उड़ीसा और सिंध नामक 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। तो उड़ीसा प्रांत और सिंध प्रांत का गठन भी 1935 के अधिनियम में हुआ है। तो बर्मा अलग कब हुआ है? 1935 के अधिनियम के तहत, और अलग से देश बनता है म्यांमार। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा संघ एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो संघीय न्यायालय और केंद्रीय रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन इस अधिनियम के तहत होता है, और साथ ही प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन जो है इसी अधिनियम के तहत होता है। इस अधिनियम ने दलित, तो संघीय न्यायालय 1937 में बनता है और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहते हैं मॉरिस ग्वेयर। तो मॉरिस ग्वेयर प्रथम न्यायाधीश हैं। संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित होता है। इस अधिनियम के ने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार किया। तो फिर से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार हुआ। अब यह दलित जाति, महिला और मजदूर वर्ग में भी विस्तार कर दिया गया। तो पहले कहाँ कहाँ तक था? सबसे पहले 1909 में मुस्लिमों के लिए था, मुस्लिमों के लिए। उसके बाद यह जो है सिख के लिए हुआ, फिर ईसाई के लिए, सिख ईसाई 1919 में सिख ईसाई को दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दिया गया और यूरोपियों को दिया गया। तो ये 4 पहले से थे। उसके बाद अब दलित वर्ग, महिला और मजदूर वर्ग को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें लास्ट प्रावधान क्या है? नेहरू, अब ये प्रावधान नहीं है, अब यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस अधिनियम के संबंध में कथन कहा गया है वह है। तो नेहरू ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर कहा है। तो इसे दास्ता का चार्टर कहा गया है, कहा है, और कहा यह है कि ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। तो इसमें ऐसी गाड़ी कहा गया है इसे जिसमें ब्रेक है परंतु इंजन नहीं है। तो यह किसके संबंध में कहा गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो इतना आपको याद रहेगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए। अब चलिए, अब लास्ट अधिनियम कौन सा है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इस अधिनियम के माध्यम से जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं माउंटबेटन योजना। तो यह जो है माउंटबेटन योजना पर आधारित अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। माउंटबेटन योजना, इसी को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जानते हैं, जो 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। 7 जुलाई को प्रस्तुत किया गया, 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे? तो सबसे पहला है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। तो भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों 15 अगस्त 1947 को स्थापना किया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। तो जो पहले गवर्नर जनरल है उनकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा किया जाएगा। दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को अपने अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। तो भारत में संविधान सभा बन चुका था 1947 से पहले, 1946 में ही। तो 1946 में संविधान सभा बन चुका था और पाकिस्तान ने अलग से अपने लिए संविधान सभा बनाया था। तो इन दोनों संविधान निर्मात्री सभाओं को अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। चौथा है, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभाओं का गठन किया जाएगा तथा वर्तमान संविधान सभा के नई संविधान बनने एवं लागू होने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। तो दोनों
देशों में क्या थे, संविधान सभा बने हुए थे। तो उन्हीं संविधान सभा के द्वारा अभी जो है 1935 के अधिनियम में जो कानून आया हुआ है उसी के अंतर्गत जो है कार्य करेंगे विधानमंडल के रूप में। तो वो जो है संविधान सभा ही यहाँ की कार्यपालिका और विधायिका के रूप में कार्य करेगी। भारत में और पाकिस्तान में भी अलग अलग जो संविधान सभाएं बनाए गए हैं वो। तो ये भारतीय संविधान सभा की अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद देखिए, दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग का गठन किया जाता है। तो इनकी सीमा का निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोग का गठन किया जाता है। एक पंजाब सीमा आयोग होता है एक, और दूसरा होता है बंगाल सीमा आयोग। तो पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किए गए। दोनों के अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ। तो सर रेडक्लिफ दोनों सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। इसी कारण जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य खींचे हुए जो लाइन है उसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, और वही इधर पूरी बंगाल के साथ बना हुआ है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में भी इस तरह बना हुआ है, इसे भी हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो इसका कारण वही है कि जो सीमा आयोग बने उनके अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक, तो ये हो गया भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, अब हमने जो है संवैधानिक विकास के जितने भी अधिनियम थे उसे पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे है जो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान सभा, क्योंकि संविधान निर्माण में, संवैधानिक विकास में भारत के सबसे बड़ा भूमिका है संविधान सभा का, जिसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम आगे इसे पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है, तो आपको धैर्य बना के इसे पढ़ना है। अगर आप एक बार में लगातार नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप जो है रुक के बाद में फिर से वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके रख लीजिए, फिर बाद में देख लीजिएगा। परंतु आपको यह जो है पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में कराना है। देखिए, संविधान सभा, तो संविधान सभा, तो सर्वप्रथम इसमें क्या क्या फैक्ट याद रखना है, उन फैक्टों की बात करेंगे हम सीधा, क्योंकि प्री का एग्जाम जो है फैक्ट आधारित रहता है। तो फैक्ट क्या क्या है उसे ही देखना है। तो संविधान सभा के निर्माण की मांग सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा किया गया था 1934 में, और स्वराज पार्टी ने मई 1934 में इसके विचार प्रस्तुत किया था। तो 1934 में ही सबसे पहले संविधान सभा का मांग मानवेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया था, और स्वराज पार्टी, तो भारत के एक बहुत बड़ा पार्टी था यह भी, स्वराज पार्टी, उनके द्वारा मई 1934 में इसका विचार भी प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा का। अब संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत होता है, तो कैबिनेट मिशन आता है 1946, इसी के अंतर्गत संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया जाता है, तथा सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, इसका भी प्रावधान कैबिनेट मिशन में किया जाता है। देखिए, इसमें कहा गया भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना किया जाएगा। तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है, जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो। अब यहाँ सदस्य की संख्या कितनी रहेंगे इसे देखिए। तो इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य रहेंगे, 389 सदस्य रहेंगे, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत से होंगे, 292 ब्रिटिश प्रांत से, और 93 जो है प्रतिनिधि देसी रियासत से होंगे, और 4 प्रतिनिधि कहाँ से होंगे, चीफ कमिश्नरों से होंगे। तो इनमें से जो देसी रियासत के प्रतिनिधि हैं उन्हें तो जो डायरेक्ट मनोनीत करके भेजा जाएगा, 93 सदस्यों को मनोनीत करके भेजा जाएगा। अब इसके लिए बाकी जो ये कितने बच गए, 292 और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर, तो 4 कितने हो गए, टोटल हो गए 296। अब इन 296 के लिए चुनाव किया जाता है जुलाई अगस्त 1946 में। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिले, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले, और अन्य दलों, स्वतंत्र सहित, निर्दलीय सहित अन्य दलों को 15 सीट मिले। ठीक, तो सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास 208 सीट मिले थे उन्हें, और 73 मुस्लिम लीग के थे, और 15, तो कितने हो गए टोटल 296 हो गए। 296 में चुनाव हुआ था। अब यही जो है टोटल किसके सदस्य रहेंगे, 389 जो है संविधान सभा के सदस्य रहेंगे। तो चलिए, अब यहाँ नोट पॉइंट आपको याद रखना है। संविधान सभा में यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन फैक्टों को याद रखना है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26, अनुसूचित जाति की 26, और अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33। तो इनको याद रखना, महिला 15, 26 SC और ST जो है 33, इन सदस्यों की संख्या है। और एक और पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य पहुंचने थे, तो इसी के आधार पर जो है 389 सदस्य जो है संविधान सभा के लिए चुने गए थे। अब देखिए, अब जो है हमारा संविधान सभा
बन चुका है। अब संविधान सभा बनने के बाद इनके सदस्य कौन हो गए देख लिए, और इन सदस्यों में क्या क्या विशेषता, महिला कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं देख लिए, और 10 लाख में एक सदस्य इसे भी देख लिए। अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे, हम बैठक करेंगे। तो सबसे पहले है, तिथि याद रखना है आपको, 3 तिथि, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और आएगा 13 दिसंबर। ठीक, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, इन 3 तिथियों को याद रखना है आपको। तो 9 दिसंबर 1946 इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन जो है संविधान सभा का पहला बैठक होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के प्रथम उपसभापति, तो उपसभापति नियुक्त किए जाते हैं फ्रैंक एंथोनी। तो ये जो है सभापति द्वारा उपसभापति नियुक्त किया जाता है, तो उपसभापति कहें या उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी यह सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, याद रहेगा आपको ये। अब देखिए, अब दूसरा क्या होता है 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को क्या होगा, पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा। अब उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो राजेंद्र प्रसाद जो है प्रथम स्थायी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। और इसके साथ साथ एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, इन दोनों को उपाध्यक्ष चुना जाता है। एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष। इसी दिन सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। तो इन 4 पर्सनालिटी को आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी ये दोनों उपाध्यक्ष है, और बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार है। ठीक, तो ये हो गया संविधान सभा के दूसरे बैठक में। अब संविधान सभा की कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत, तो कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत कहाँ से होगा, 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ 13 दिसंबर जो तीसरा बैठक होता है, वहां से इनके औपचारिक शुरुआत होता है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव से शुरू होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिलने के बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया जाता है। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। उसके बाद अब संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक, तो संविधान का प्रारूप सर्वप्रथम बी.एन. राव द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, उनके द्वारा सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है कि संविधान में क्या होगा, कैसे होगा, इन सब का प्रारूप बी.एन. राव तैयार करते हैं। उसके बाद प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक संविधान सभा द्वारा एक फिर से समिति बनाया जाता है, जो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। तो 29 अगस्त 1947 को बना है प्रारूप समिति, जिनका क्या काम रहेगा, प्रारूप जो बी.एन. राव द्वारा बनाया गया प्रारूप है उन पर विचार विमर्श करके एक अच्छा से प्रारूप तैयार करना। तो देखिए, अब इन 7 सदस्यों में कौन कौन है, प्रारूप समिति के 7 सदस्य उसे देख लेते हैं। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन थे, तो सबसे पहले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वे अध्यक्ष थे। दूसरे में के.एम. मुंशी, अब इन सबको नाम आपको याद रखना है, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र, मुंशी मित्र, सैयद अहमद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी आयंकर। तो पहले ये 7 सदस्य थे, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी। ठीक, तो ये जो है 7 सदस्य थे। अब इनमें से देखिए, इनमें 2 सदस्य हैं, पहले हैं बी.एल. मित्र। तो ये बी.एल. मित्र, इनका जो है स्वास्थ्य के कारण, ये जो है अपने अस्वस्थता के कारण इनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है, इनके द्वारा। ठीक, और दूसरे हैं डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान के जो है संविधान बनने से पूर्व ही, इनके प्रारूप बनने से पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाता है डी.पी. खेतान का। तो बी.एल. मित्र के त्याग पत्र देने के कारण इनकी जगह में इनके स्थान लेते हैं एन. माधवराव। तो एन. माधवराव जो है बी.एल. मित्र का स्थान लेंगे, माधवराव मित्र का स्थान माधव द्वारा लिया जाता है। और वही डी.पी. खेतान का स्थान लेते हैं टी.टी. कृष्णमाचारी। तो टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा इनका स्थान लिया जाता है डी.पी. खेतान का। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, प्रारूप समिति के सदस्यों को, और कौन जो है बाद में त्याग पत्र देते हैं, मृत्यु होता है, उनके जगह में जो नए सदस्य आते हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए, अब संविधान सभा की बहुत सारे समितियां बनते हैं, तो उन समितियों में कौन कौन से समिति थे और उनके अध्यक्ष कौन थे, उन्हें देख लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहले है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय विधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये दो के हो गए। और राज्यों की समिति, तो राज्यों के लिए जो समिति बना था उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये 3 समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये सभी महत्वपूर्ण समितियां है ना, समितियां तो बहुत सारे बने थे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये 8 समिति हैं, उनके अध्यक्ष को नाम आपको याद रखना है। तो संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे देखिए प्रांतीय विधान समिति। तो प्रांतीय विधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति हम देख चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति है, उनके अध्यक्ष भी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसी के अंतर्गत 2 उप समिति भी बनाए गए थे, मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी को बनाए गए और अल्पसंख्यक समिति के एचसी मुखर्जी को अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक, तो ये हो गए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। उसके बाद 6वां है प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। तो ये संविधान सभा के पूर्ण अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में जो भी प्रक्रिया चलेगा उसके अध्यक्ष भी कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके द्वारा भी राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति या संचालन समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी समिति और संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो इन 8 महत्वपूर्ण समितियों और उनके अध्यक्षों का नाम आपको याद रखना ही है। अब चलिए आगे क्या क्या है इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आता है। इसके अंतर्गत देश का विभाजन हो जाने के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर 299 हो गए। तो पहले मुस्लिम लीग भी शामिल था, भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल थे। उस समय सदस्यों की संख्या 389 थी। अब माउंटबेटन योजना के तहत भारत देश का विभाजन हो गया। अब इसके बाद विभाजन होने के बाद सदस्यों की संख्या कमी हो जाती है, आधा पाकिस्तान में चले जाते हैं, आधा भारत में। तो भारत में जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है वह हो जाता है 299 हो गए। अब इन 299 सदस्यों द्वारा भारत का संविधान निर्माण किया जाएगा। तो देखिए 114 दिन की चर्चा के पश्चात, तो कुल 114 दिन का चर्चा चला है। उसके पश्चात 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति द्वारा संविधान को प्रारूप को संविधान सभा में सौंपा गया। तो प्रारूप समिति 114 दिन तक चर्चा किए हैं। फिर 21 फरवरी 1948 को इनके द्वारा संविधान सभा को सौंपा गया था संविधान का प्रारूप। फिर इस प्रारूप पे फिर से 3 चरणों में वाचन होता है। तो संविधान सभा द्वारा प्रारूप के लिए 3 वाचन किए गए थे, 3 वाचन किए गए हैं। अब इन्हीं 3 वाचनों में उस प्रारूप में क्या क्या बदलाव करना है उन सब पे चर्चा किया जाता है। तो प्रथम वाचन कब से कब तक चलता है देखिए। तो प्रथम वाचन चलता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक के। द्वितीय वाचन चलता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक के, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर तृतीय वाचन चलता है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक के। तो 26 नवंबर 1949 तक के तृतीय वाचन चलता है। इन 3 वाचनों में प्रारूप जो है पूरी तरह से बनता है। तो ये 3 चरणों के द्वारा ही इस प्रारूप को पास किया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। तो संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए हैं पूछा जाए तो कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। देखिए अब 26 नवंबर 1949 को नवनिर्मित संविधान को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा के पटल पर रख दिया गया तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा को स्वीकार कर लिया गया। तो पूर्ण जो अभी वर्तमान संविधान है उसका पूरी तरह से बना के 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा को पटल पे रखा गया और सबका सिग्नेचर होने के बाद इसी तारीख से 26 नवंबर 1949 से भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए इसी तारीख की वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 2015 में हुआ है क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ष 2015 जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 150वीं जयंती है, परंतु तारीख कौन सा रहेगा 26 नवंबर, जिस दिन संविधान बन के पूरी तरह तैयार हुआ था 26 नवंबर उस तारीख को, परंतु जो वर्ष है 2015 वह अंबेडकर जी का 125वीं जयंती थी।
ठीक। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना था, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां सम्मिलित थी। ठीक। तो एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। प्रस्तावना को शेष संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया है। तो प्रस्तावना सबसे लास्ट में लागू हुआ है, पहले पूरे संविधान लागू किया गया था। संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में की अवधि में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो समय कितना लगा है संविधान को बनने में पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय में तैयार हुआ है भारत का संविधान। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया पूछा जाए तो 26 नवंबर लिया जाएगा। अगर लागू कब किया जाए पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। उसी दिन से संविधान के 16 अनुच्छेद, तो इसी तारीख से 16 अनुच्छेदों को प्रभावी कर दिया जाता है। तो 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं यहाँ दिए गए हैं अनुच्छेद को, अगर आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, परंतु इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी संख्या बस याद रखना है आपको। 16 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को प्रभावी कर दिया गया था, जिसमें देखिए सबसे पहले है ये 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये सभी जो है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान बन गया तो लोगों को उनके नागरिकता तो देना पड़ेगा अधिकार, तो उनको नागरिकता संबंधित अधिकार दे दिया गया। फिर अनुच्छेद 60 बन गया जो राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर 1924 जो मतदान से संबंधित है। फिर देखिए लगातार 66, 67, तो 66, 67, उसके बाद यहाँ से 79 से 379, 80, 379, 80, फिर 88 एक हो गया, फिर 91 से लेकर 94 तक, 91, 92, 93, 94, तो 300 सीरीज वाले हैं सभी। ठीक। तो इन 16 अनुच्छेदों को प्रभावी कर दिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक। अब देखिए लास्ट में एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, संपूर्ण भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। यह तिथि चुनने का कारण क्या था कि इसी तारीख को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 19 से 29 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, उस दिन निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 1930 में पहली बार जो है पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इस कारण इस 26 जनवरी का महत्व रखने के लिए 26 जनवरी के तारीख को चुना जाता है संविधान को लागू करने के लिए। इसी दिन से 26 जनवरी 1950 से संविधान जो है संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास का इतने सारे हमारे पास अधिनियम और इन संविधान सभा का भूमिका रहा है। तो इतने कड़ी मेहनत और इतने लंबे संघर्ष के बाद हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ है। ठीक। तो इन्हें आप वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको अच्छे से इसको सभी कंटेंट को अच्छे से याद रखना है। आपको हम ये कंटेंट जो है हमारे ज्ञान मीमांसा के टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो कैसे लगा ये भी आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।